अब यहाँ पे हम लोग जो है क्लास 10th का जो है केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हमारा जो है दूसरा वीडियो है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे की जाती है। तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं जिनमें कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसके दौरान हम पता करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं की पहचान किस प्रकार से की जाएगी। तो आइए हम देखते हैं हम लोग। तो पहला है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान या अभिलक्षण। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कैसे की जाती है, कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है और या इसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। तो यहाँ पे पहला जो है हम लोगों का है गैस का निकलना। गैस का निकलना यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके दौरान गैस मुक्त होती है। यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके दौरान गैस मुक्त होती है। जैसे दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। यानी दानेदार जिंक, दानेदार जिंक की जो अभिक्रिया है तनु H2SO4 से कराने पर जो है बनता है, लेकिन ये जो जिंक है वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगी तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। जो गैस मुक्त होती है उनको हम लोग तीर की नोक जो है ऊपर की तरफ रखते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि गैस मुक्त हो रही है। तो गैसों का निकलना यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके होने के पश्चात गैस मुक्त होती है। तो जब हम दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु H2SO4 से कराते हैं तो बनता है इसमें हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है और एक केमिकल बनता है जिसका नाम है जिंक सल्फेट। वैसे अवक्षेप का बनना यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके पश्चात कुछ अवक्षेपों का निर्माण होता है। जैसे बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो है हम H2SO4 से कराते हैं, H2SO4 से यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। ये जो H2SO4 है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक। तो बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो ये बेरियम जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे H2 है, तो ये जो निर्माण करेगा HCl, क्या बनेगा HCl। इधर देखिए Cl जो है दो गो है और इधर एक है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं क्योंकि समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये अवक्षेप है, ये क्या है सफेद रंग का जो है अवक्षेप प्राप्त होता है, सफेद रंग का ये अवक्षेप प्राप्त होता है। जो अवक्षेप प्राप्त होता है वहां पर जो है तीर को नीचे की तरफ रखा जाता है, तीर को नीचे की तरफ रखा जाता है, तो इसका पहचान है कि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है। इसके बाद करें रंग परिवर्तन, यानी कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया मौजूद हैं जिनमें रंग परिवर्तन होता है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर, लोहे की कील को डालने पर आयरन सल्फेट का निर्माण होता है, आयरन सल्फेट का निर्माण होता है जिसमें कलर बदल जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो रंग परिवर्तन में क्या है कि जो Fe है, Fe आयरन, इसका जो रंग है वो भूरा होता है आयरन। इसके बाद आयरन की अभिक्रिया जो है कॉपर सल्फेट से CuSO4, ये जो है कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है और इस कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो हल्का नीला होता है। जो कॉपर सल्फेट का रंग होता है वो नीला रंग होता है, नीला रंग। अब देखिए यहाँ पे जो है आयरन जो है यानी लोहे की जो कील होती है वो आयरन की बनी होती है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन में
आयरन की कील डालने पर, यानी लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग जो है वो बदल करके हल्का हरा हो जाता है। यानी ये जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा तो FeSO4 हो जाएगा, यानी फेरस सल्फेट FeSO4 ये बनेगा आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, और इसका जो रंग है हल्का हरा हो जाता है, हल्का हरा, ठीक है। इसके बाद प्लस क्या बचता है, कॉपर, क्या बनता है, कॉपर। तो देखिए यहाँ पे जो है जो कॉपर सल्फेट का विलयन था इसका रंग नीले रंग का था, जब इसमें लोहे की कील को डाल दिया गया तो ये जो है इस विलयन का जो रंग बदल करके हल्का हरा रंग हो गया। तो इसलिए इस प्रकार कर सकते हैं हम लोग कि कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके पश्चात रंग परिवर्तन होता है। इसके बाद चौथा आते हैं हम लोग ताप परिवर्तन, यानी कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिससे ताप में परिवर्तन, यानी जो टेम्परेचर है उसमें परिवर्तन आता है। जैसे इस अभिक्रिया के लिए जो ताप में परिवर्तन है, यदि हम इस अभिक्रिया के लिए एक एग्जाम्पल ले अगर हम लोग कि ताप परिवर्तन कैसे होता है या वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ताप का परिवर्तन हो रहा है, तो दानेदार जिंक जो है उसकी अभिक्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो जिस बर्तन में इस अभिक्रिया को कराते हैं वह बर्तन का जो ताप है वो बढ़ जाता है, यानी जिंक की अभिक्रिया जो है H2SO4 से कराई जाती है तो बनता है ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके दौरान यानी ये जो अभिक्रिया होती है, इस ये जो अभिक्रिया है जिस बर्तन में होती है उस बर्तन के ताप में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो बर्तन के ताप में परिवर्तन, यानी ये जो अभिक्रिया जिस बर्तन में कराई जाती है उसका तापमान जो है बदल जाता है। इसके बाद पांचवा है अवस्था परिवर्तन, यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, यानी कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें अवस्था परिवर्तन हो जाता है, यानी अवस्थाएं बदल जाती है, ठोस, द्रव, गैस, जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो अवस्थाएं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे अवस्था परिवर्तन, जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। अब देखिए यहाँ पे जो मोम है ये ठोस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। जब मोम जो होती है वो ठोस अवस्था में होती है, जैसे ही हम मोम को जलाते हैं, यानी जैसे ही मोमबत्ती को हम जला देते हैं तो जो मोम है ये CO2 तथा H2O में बदल जाती है। यानी जो मोम को जैसे ही हम जलाएंगे तो ये ठोस अवस्था से क्या हो जाएगी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस है, ये क्या है, गैस है, और H2O जो है ये लिक्विड है, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस। तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो, यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनके अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। तो मोमबत्ती का जलना, तो मोम जो है वो ठोस अवस्था में होता है, जैसे ही हम जलाते हैं मोम को तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस अवस्था में, देखिए ठोस से गैस अवस्था में, तथा ये जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उनमें निम्न प्रकार की जो घटनाएं हैं घटित हो सकते हैं या निम्न परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो दिया हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से
उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनके सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से उनका संक्षिप्त निरूपण कर देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं जैसे सोडियम। देखिए ये जो लिख रहे हैं हम सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, मुक्त हो रही है। तो देखिए ये जो हमने लिखा है सोडियम प्लस जल, एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये जो लिखा गया है ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है? रासायनिक, ये कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो ये हमने लिखा एक रासायनिक जो है अभिक्रिया लिखा सोडियम प्लस जल, यानी सोडियम की अभिक्रिया जब जल से कराई जाती है तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो सोडियम है तो वही कहा जा रहा है ना कि जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, तो यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम का जो संकेत होगा वो क्या होगा? Na होगा, प्लस ये जो जल है, जल का जो संकेत या जो रासायनिक सूत्र है जल का वो होता है H2O। क्या होता है? H2O। इसके बाद एरो। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH, इसके बाद प्लस हाइड्रोजन H2, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया कि सोडियम जो है Na जल के लिए H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH, हाइड्रोजन के लिए H2। तो अब हमने क्या किया कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ थे सोडियम और जल, उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से हमने इनका क्या किया? संक्षिप्त निरूपण कर दिया। तो अब ये जो कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो याद रखिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण कर देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे जो है तो देखिए ये जो रासायनिक समीकरण है तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आवश्यक होता है। जो अभिक्रिया के पहले तत्वों की संख्या और अभिक्रिया के बाद जो तत्वों की संख्या जो है समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो है हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो है हमें संख्या बराबर करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे जो है 2 ऑक्सीजन हो गए और इधर भी जो है 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। इसके बाद सोडियम 1 है और यहाँ पे सोडियम कितना है? Na जो है वो 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 2 लगा देंगे। तो ये जो है संतुलित समीकरण हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ये संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में अर्थात तीर के निशान के दाएं तरफ और बाएं तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया जो लिखी जाएगी, जिसको रासायनिक अभिक्रियाओं को हम रासायनिक समीकरण में बदलते हैं उनके सूत्रों एवं संकेतों के सहायता से, तो जो रासायनिक समीकरण है तो रासायनिक समीकरण के तीर के दाएं साइड, यानी तीर के बाएं साइड और तीर के दाएं साइड
कि जो तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या यदि समान होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे हमने लिया H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इसकी जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसी को हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है। तो देखिए इधर जो है जो तीर का सिंबल है, ये जो तीर का चिन्ह है, तो तीर के देखिए इधर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं इसको? बायां पक्ष। और तीर के इधर का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लोग दायां पक्ष। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाएं पक्ष में तत्वों के परमाणुओं की संख्या तीर के दाएं पक्ष में तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है आपस में बराबर होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। तो इसको ये जो अभी है असंतुलित है। ये जो रासायनिक समीकरण है ये क्या है? असंतुलित है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है और इधर कितना है? 1 है। इधर क्लोरीन परमाणु की संख्या कितना है? 2 है। इधर कितना है? 1 है। तो इसको भी क्या कहा जाएगा? असंतुलित, क्योंकि तीर के बाएं साइड में और तीर के दाएं साइड में जो तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या है वो समान नहीं है। तो इसे हम समान कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, और इधर तीर के बाएं साइड में भी हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसे हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी तीर के निशान के बाएं पक्ष में तथा दाएं पक्ष में तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि समान होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो वह रासायनिक समीकरण जिसके तीर के निशान के दोनों पक्षों में, यानी तीर का जो निशान है उसके दोनों पक्षों में, यानी दाएं साइड और बाएं साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जो है हम लोग लेते हैं Mg+O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो बनता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक अणु है और यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक अणु है। यहाँ पे ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं उनकी संख्या कितनी है? 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। तो देखिए बाएं साइड में ऑक्सीजन और दाएं साइड में जो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या जो है वो असमान है। वो क्या है? असमान है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम कहेंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण लिखा गया है ये असंतुलित है। तो इस तरह से संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यानी लोग पूछते हैं या लोगों का कहना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। यानी यदि आपसे कोई पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात अभिक्रिया के पहले
जितना द्रव्यमान रहेगा तत्वों का उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद भी होना चाहिए। यानी निष्कर्ष देखते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है इनके नियम से कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहले, यानी जो अभिकारक होते हैं अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, एवं उसके बाद यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद, यानी जब उत्पाद का निर्माण हो जाता है तो प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यही जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसका निष्कर्ष इनके नियमों का यह निकाला जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे यदि हम मैग्नीज लेते हैं Mg प्लस ऑक्सीजन O2, जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है MgO। क्या बनता है? MgO। तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम का एक अणु है और यहाँ पे मैग्नीशियम के जो है एक अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 अणु है। इतना काटना पड़ेगा, कहना चाहिए मैग्नीशियम तो कह रहे हैं मैग्नीज। अगर यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो मैग्नीशियम है इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो अभिक्रिया के पहले यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी Mg और O2 जितना इनके परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए अभिक्रिया से पहले उतनी ही अभिक्रिया के बाद होनी चाहिए। तो यहाँ पे Mg जो है, Mg का जो परमाणु संख्या है 1 है और यहाँ पे भी Mg के परमाणुओं की संख्या जो बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो ये जो अभी है असंतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी ये भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, तो 2MgO। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2Mg हो गया तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ये जो है इसलिए रासायनिक समीकरणों को जो है संतुलित करना आवश्यक होता है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट किया जा सके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे जो है जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण लिखते समय जो अभिकारक होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित कर दिया जाता है कि वो किस अवस्था में लिए गए हैं। तो यदि हम अभिकारकों को या उत्पादों को यदि हम ठोस अवस्था में लेते हैं तो उसके लिए हम ब्रैकेट्स में S लिख देते हैं। S फॉर होता है सॉलिड, S फॉर सॉलिड यानी ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में यदि हम उसे द्रव अवस्था में लें तो उसे L ब्रैकेट्स में कर लेते हैं L। L फॉर क्या होता है? लिक्विड। L फॉर क्या होता है? लिक्विड होता है, यानी द्रव अवस्था में लिया गया है। और इसके बाद यदि गैस अवस्था में लिखा गया है तो G से प्रदर्शित कर दिया जाता है, G फॉर गैस हो जाएगा, यानी गैस अवस्था में। इसके बाद यदि AQ हम लिख देते हैं तो AQ का एक्वियस सॉल्यूशन होता है। एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जलीय विलयन, यानी अभिकारक या उत्पादों का वो जलीय विलयन कहलाएगा। तो इसमें लिखेंगे AQUEOUS एक्वियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन, जलीय विलयन। ठीक है, यानी रासायनिक समीकरणों में जो रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उनमें भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं, उत्पाद हैं, उनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के लिए S, L, G, AQ का प्रयोग किया जाता है। तो S का अर्थ होता है कि वह जो अभिकारक है या उत्पाद है वो ठोस अवस्था में लिया गया है, S फॉर सॉलिड होता है। L फॉर लिक्विड यानी वह अभिकारक या उत्पाद द्रव अवस्था में लिया गया है। G फॉर गैस यानी G लिखा हुआ हो तो उसका अर्थ ये होगा कि वो जो अभिकारक है या जो उत्पाद है वो गैस अवस्था में लिया गया है। इसके बाद AQ यदि लिखा हो तो एक्वियस सॉल्यूशन यानी उस पदार्थ का जलीय विलयन लिया गया है। तो जो अभिकारक तथा उत्पादों की जो भौतिक अवस्थाओं को जो है हम निम्न प्रकार से जो है दर्शाते हैं।
इसके बाद जो अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है, तो उसको जो है किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। बनने वाले अवक्षेप को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी बनने वाले अवक्षेप को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि अवक्षेप का निर्माण हो रहा हो तो उस केमिकल के बगल में जो है तीर के सिंबल को जो है नीचे की तरफ कर देते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड की जो क्रिया है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, तो बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट BaSO4। तो देखिए यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट के बगल में देखिए ये तीर का जो चिन्ह है, ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे क्या बन रहा है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, यानी ये सफेद जो है अवक्षेप बनता है। यानी बेरियम क्लोराइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। यानी ये तीर का जो चिन्ह है नीचे की तरफ है, तो बताता है कि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। इसके बाद इसमें से जो H2 है और जो Cl2 है, ये मिलकर के जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। तो अवक्षेप के जो रासायनिक अभिक्रिया है उनमें अवक्षेप को जो है तीर के जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ करके प्रदर्शित किया जाता है, तो ये अवक्षेप का निर्माण माना जाता है। इसके बाद जो है गैस यानी मुक्त गैस की गैसीय अवस्था को, यानी जो मुक्त होने वाली जो गैस है उसकी गैसीय अवस्था को तीर की नोक को ऊपर करके प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मुक्त गैस की गैसीय अवस्था को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी अगला है नेक्स्ट है कि गैस, तो यहाँ देखते हैं, तो अगला है मुक्त गैस की गैसीय अवस्था को तीर की जो नोक है ऊपर की तरफ होगी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी मुक्त गैस की गैसीय अवस्था को तीर की जो नोक है ऊपर की दिशा में करके दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं लोग, तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया जो है वो कराई जाएगी H2SO4 यानी AQ, ठीक है, तो कराई जाएगी, तो बनता क्या है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस क्या बनेगा MgSO4 प्लस H2O, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, तो तीर की नोक को जो है ऊपर की तरफ प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है Mg और यहाँ ब्रैकेट्स में यस लिखा है, तो यस का अर्थ हुआ ठोस सॉलिड, एस का अर्थ क्या हुआ ठोस यानी सॉलिड अवस्था में। जो मैग्नीशियम धातु है ये ठोस अवस्था में ली गई है। इसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के बगल में जो है ब्रैकेट्स में AQ लिखा है, AQ का अर्थ हुआ एक्वियस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन। इसका अर्थ ये हुआ कि H2SO4 का जलीय विलयन है। इसके बाद एरो है MgSO4, इसके बगल में AQ दिया हुआ है, तो MgSO4 और ब्रैकेट्स में AQ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैग्नीशियम सल्फेट का जलीय विलयन। इसके बाद प्लस H2 और तीर का जो सिंबल है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो ऊपर की तरफ जब बना रहता है इसका अर्थ होता है कि गैस यहाँ से क्या हो रही है मुक्त हो रही है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात गैस मुक्त हो रही है।
तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो मैग्नीशियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस तरह से गैसों की गैसीय अवस्था को हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अभी और जो आगे की पोजीशन है अभिक्रिया की परिस्थितियों, यहाँ दिया है कि अभिक्रिया की परिस्थितियों ताप, दाब एवं उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। यानी अभिक्रिया की जो परिस्थितियां हैं, ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, इनको जो है तीर के या तो ऊपर लिखा जाता है या तो तीर के नीचे लिख करके प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं N2, जो G4 जो है गैस, यानी ये गैसीय अवस्था में लिया गया है, प्लस H2 यानी जो है हाइड्रोजन गैस है जो गैसीय अवस्था में। इसके बाद तीर के ऊपर देखिए यहाँ पे 200 एटीएम, यानी ये जो 200 एटीएम लिखा है इसका अर्थ हुआ कि ये दाब है, ये क्या है, दाब को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद 500 डिग्री सेल्सियस, ये 500 डिग्री सेल्सियस जो है ताप का मापन है, यानी 500 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया कराई जा रही है। इसके बाद उत्प्रेरक के तौर पर Fe चूर्ण, यानी आयरन का जो है चूर्ण डाला जा रहा है उत्प्रेरक के तौर पे। तो जब रासायनिक अभिक्रिया कराने के दौरान जो है दाब, ताप एवं उत्प्रेरक का जो उपयोग किया जाता है तो उनको जो है तीर के या तो ऊपर या तो नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो है N2 प्लस H2 ये नाइट्रोजन गैस और अमोनिया गैस, जो नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया 200 एटीएम दाब पर और 500 डिग्री सेल्सियस तथा आयरन की उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अमोनिया गैस का सूत्र होता है NH3, ये जो है अमोनिया गैस है। तो इसका निर्माण होता है, इसको संतुलित कर देते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है संख्या में और यहाँ 3 है। तो यहाँ हम कितना ले लेते हैं, यहाँ पे यदि हम 2 ले लें, अगर 2 ले लें और यहाँ पे तो 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो देखिए 2 नाइट्रोजन हो गए और हाइड्रोजन की संख्या 2 3 6 हो गया और यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक है, यानी जो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो परिस्थितियां ताप, दाब या उत्प्रेरक का प्रयोग लिया जाता है तो उन्हें हम तीर के ऊपर या तीर के नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं अभिकारकों के गर्म करने को तीर के ऊपर या तो ऐसा सिंबल बना देंगे या उष्मा लिख देंगे, लिख करके प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो अभिकारकों को यदि हम गर्म कर रहे हो तो तीर के जो ऊपर है हम या तो ऐसा सिंबल बना देंगे या तो उष्मा लिख देंगे या इंग्लिश में हीट लिख देंगे। ठीक है, जैसे आते हम लोग, जैसे CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया जाता है। तो गर्म करने को क्या करेंगे, तीर के ऊपर या तो ऐसे बना दें या तो हम उष्मा लिख दें। ठीक है, तो CaCO3 ये जो है ठोस अवस्था में लिया गया है एज फॉर सॉलिड। ठीक है, इसको गर्म किया जाता है तो ये बनता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी जो है ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। प्लस इसके बाद जो है CO2 गैस मुक्त होता है, CO2 जो है गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे गर्म करना, जो गर्म करने की प्रोसेस है, तीर के ऊपर जो है हम लोग इसमें से दोनों सिंबल दे सकते हैं, या तो इस सिंबल को लिखे या तो उष्मा को लिख देंगे। तो इसका अर्थ होगा कि इसको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सांद्रण को दर्शाने के लिए अभिकारकों के सूत्र के पहले या नीचे तनु या सांद्र लिख दिया जाता है। यानी जब रासायनिक समीकरण लिख रहे होते हैं हम लोग, तो रासायनिक समीकरण लिखने के पश्चात जो है अभिकारकों की सांद्रता को प्रदर्शित करना है तो अभिकारकों के पहले या उसके नीचे जो है तनु या सांद्र हम लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग, जैसे दानेदार जिंक की अभिक्रिया, ये जो है दानेदार जिंक की अभिक्रिया जो है तनु H2SO4 से कराई जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो अभिकारक H2SO4 है, इससे क्या है, पहले तनु को लिख दिया गया है। तो तनु H2SO4
कि जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो जिंक और SO4, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, प्लस इसके बाद इसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यानी जो सांद्रण को दर्शाने के लिए अभिकारकों के सूत्र के पहले या नीचे तनु या सांद्र लिख दिया जाता है। तो हमने H2SO4 जो अभिकारक है इसके पहले हमने इसकी सांद्रता को व्यक्त किया, तो ये तनु था तो हमने तनु लिखा, यदि सांद्र विलयन होता तो यहाँ पे सांद्र लिखते। ठीक है, अब इसके बाद उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीयता के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी उसमें जो है ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीयता के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे बर्फ। क्या है? बर्फ। अब देखिए यहाँ पे जो बर्फ है, बर्फ को यदि हम गर्म करें तो क्या बन जाएगा? जल में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम पुनः जल को ठंडा करें, जल को जो है क्या करें, जल को हम पुनः ठंडा करें तो फिर किसका निर्माण हो जाएगा? बर्फ का। यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का अर्थ ये हुआ कि अभिकारक से उत्पाद बनेगा और पुनः उत्पाद से अभिकारक को प्राप्त कर लिया जा सकता है। तो ऐसी अभिक्रिया को जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो तीर का जो दोनों तरह की जो सिंबल है हाफ, यही है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का पहचान। यानी बर्फ को हम गर्म करेंगे तो जल बनेगा और पुनः जल को जो हम ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा। तो ये होगी हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रासायनिक समीकरणों को लिखने के जो नियम होते हैं उनको देखते हैं कि रासायनिक समीकरणों को लिखते समय किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात कहा जा रहा है कि किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव प्लस चिन्ह लगाया जाता है। यानी जो अभिकारक है, दो अभिकारक हो तो उनके बीच में जो है प्लस चिन्ह लगाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जिंक प्लस तनु H2SO4, इसके बाद एरो। अब देखिए यहाँ पे जो है दो अभिकारक है, एक जिंक और एक H2SO4। ये दोनों अभिकारक हैं और दोनों अभिकारकों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? प्लस का चिन्ह हमेशा लगाया जाता है। तो ये कह रहा है कि किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव प्लस चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पे जिंक और H2SO4 दोनों क्या अभिकारक हैं और इनके बीच में क्या लगाया जाएगा? प्लस चिन्ह लगाया जाएगा हमेशा। इसके बाद जो उत्पाद बनेंगे तो जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। तो देखिए यहाँ पे जो जिंक सल्फेट और जो हाइड्रोजन गैस है ये दोनों क्या है? उत्पाद है। ये दोनों क्या है? उत्पाद है। तो इन दोनों उत्पादों के भी बीच में क्या लगाया जाएगा? प्लस चिन्ह ही लगाया जाता है। इसके बाद आगे कर रहा है कि अभिकारक को तीर के बाईं ओर, यानी जो ये तीर है, तो देखिए तीर का इधर का जो पार्ट है वो बायां पक्ष होता है। क्या होता है? बायां पक्ष होता है। और तीर के इधर का जो भाग है वो दायां पक्ष होता है। क्या होता है? दायां पक्ष होता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण लिखते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जो अभिकारक हैं वो तीर के बाईं ओर होंगे। हमेशा अभिकारक किधर होंगे? तीर के बाईं तरफ होंगे। तो देखिए यहाँ पे जिंक और जो H2SO4 है ये दोनों क्या है? अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है जो तीर के बाईं ओर है। ठीक है, एवं उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। यानी जो उत्पाद है उनको तीर के दाईं ओर लिखा जाता है हमेशा। तो यहाँ पे ZnSO4 और जो ये हाइड्रोजन गैस है ये दोनों क्या उत्पाद है जो तीर के किधर लिखे गए हैं? दाएं साइड में लिखे गए हैं। इसके बाद तीसरा नियम है कि तीर का सिरा यानी हेड पॉइंट ऑफ एरो उत्पादों की ओर होता है। यानी जो तीर का जो सिरा है यानी ये जो हेड है
इसको टेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेल, और इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो तीर का जो सिरा है यानी हेड ऑफ, यानी कह रहा है कि जो हेड पॉइंट ऑफ एरो है वो किधर की तरफ होना चाहिए, उत्पाद की तरफ होना चाहिए, जो अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी ये जो तीर की नोक जो इधर की तरफ दी गई है तो ये अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करे कि अभिक्रिया बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ हो रही है। इसके बाद चौथा नियम होता है कि अभिकारक व उत्पाद के बीच में सदैव तीर का चिन्ह लगाया जाता है। देखिए अभिकारक व उत्पाद के बीच में सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। तो देखिए इधर वाला जो भाग है ये सब के सब क्या है, अभिकारक है, और इधर का जो भाग है ये सब क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमेशा जो है तीर का चिन्ह लगाया जाता है। तो ये है जो रासायनिक समीकरणों के लिखने के जो नियम है, इनको आप सभी लोग याद रखिएगा, और जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखिएगा तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।